27 फरवरी 2002। उस दिन एक ट्रेन में थे कुछ हिंदू पिलग्रिम्स और गुजरात के एक शहर गोधरा में उस ट्रेन में आग लगाई जाती है, जिससे करीब 60 लोगों की हत्या हो जाती है। और उसके बाद हमें ये देखने को मिलता है। इन दंगों में हजारों मुस्लिम्स और हिंदूज मारे जाते हैं। पर उस वायलेंस के दौरान ऐसी भी कुछ जगह थी जहां एक्चुअली इतनी मारामारी नहीं हुई थी। जैसे अहमदाबाद और सूरत को कंपेयर करते हैं। 2002 में दोनों शहरों में करीब 13% लोग मुस्लिम्स थे, पर जहां अहमदाबाद में दंगे करीब 24 दिनों तक चले थे और 300 लोग मारे गए थे, सूरत में दंगे करीब 6 दिन चले थे और बस करीब 10 लोग मारे गए थे। टाइम्स ऑफ इंडिया ने कहा था कि सूरत एक ओएसिस ऑफ पीस है, मानो जैसे जलते रेगिस्तान के बीच एक ठंडे पानी का तालाब। तो अब क्या कारण था जिसकी वजह से अहमदाबाद में हमें इतना वायलेंस देखने को मिला पर सूरत में नहीं? अब इस क्वेश्चन का आंसर हमारे लिए बस 2002 की मिस्ट्री ही सॉल्व नहीं करेगा, पर हमें एक आइडिया दे सकता है जिससे हम इंडिया में हिंदू मुस्लिम टेंशन्स कम कर सकते हैं। कि नस्लों का करे जो बंटवारा, रहबर वो कौम का ढोंगी है। और क्या खुदा ने मंदिर तोड़ा था या राम ने मस्जिद तोड़ी है? अब इस चीज को समझने के लिए सबसे पहले हमारे इतिहास में जाते हैं। इनका नाम है महमूद ऑफ गजनी। ये कहानी है करीब 1000 साल पहले की, जब महमूद ऑफ गजनी सोमनाथ शहर में घुसते हैं, पूरे शहर को लूटते हैं, लोकल लोगों को मारते हैं और फिर अफगानिस्तान वापस चले जाते हैं। कई लोग ये मानते हैं कि ये मोमेंट एक ऐसी मोमेंट थी जिसकी वजह से हिंदू मुस्लिम टेंशन्स बहुत हद तक बढ़ गई थी इंडिया में। मोहम्मद ऑफ गजनी को इतना इविल माना जाता है कि गजनी फिल्म का किरदार भी अपेरेंटली उन पर बेस्ड है। और ये इंसिडेंट हिंदूज और मुस्लिम्स के बीच डिविजन्स अभी भी क्रिएट करने में यूज किया जाता है। और करीब हजारों साल बाद भी इस इंसिडेंट को कई पॉलिटिकल लीडर्स मेंशन करते हैं। पर क्या आपको पता है कि इस इंसिडेंट के 200 साल बाद सोमनाथ में क्या हुआ? इस फोटो को देखिए। आपको इस फोटो में क्या दिखता है? ये जो जमीन है, ये सोमनाथ मंदिर की जमीन है। और ये सब चीजें क्या हैं? ये कब्र है। अब ऑब्वियसली ये हिंदूज की कब्र तो नहीं हो सकते, क्योंकि हिंदूज बॉडी को दफनाते नहीं है। ये कब्र है मुस्लिम ट्रेडर्स के। अब सवाल ये खड़ा होता है कि मुस्लिम ट्रेडर्स के कब्र कर क्या रहे हैं सोमनाथ मंदिर की जमीन पर? एक ऐसा मंदिर जहां 200 साल पहले बहुत ही वायलेंट इंसिडेंट हुआ था। अब इस मिस्ट्री के पीछे जो आंसर है, वही आंसर एक्सप्लेन कर सकता है कि सूरत में हमें 2002 की राइट्स के दौरान इतना वायलेंस क्यों नहीं देखने को मिला था। जो सोमनाथ की टेंपल अथॉरिटी थी, उन्होंने बेसिकली मंदिर की जमीन दे दी थी मुस्लिम रूलर को, जो एक पास के गांव में अपना रूल बसाना चाहते थे। अब सोमनाथ की टेंपल अथॉरिटी ने ऐसा किया क्यों? क्योंकि टेंपल अथॉरिटी ये मानती थी कि उस मुस्लिम रूलर और उनके एम्पायर की वजह से सोमनाथ मंदिर और आसपास के एरिया में बिजनेस बढ़ेगा, जिसकी वजह से सभी लोगों का फायदा होगा। और सोमनाथ की अथॉरिटी ये भी मानती थी कि वो उस मुस्लिम रूलर से टैक्सेस भी गेन कर सकते हैं। तो बेसिकली इस अरेंजमेंट से दोनों कम्युनिटीज को एक फायदा था। और यही इंटरडिपेंडेंस सूरत की मिस्ट्री के कहानी के पीछे है। सौमित्र झा, जो एक प्रोफेसर है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में, उन्होंने ये मैप क्रिएट किया था। ये मैप हमें बताता है कि 1850 और 1944 के बीच कितनी कम्युनल राइट्स हुई इंडिया के डिफरेंट शहरों में। इस मैप में जो वाइट डॉट्स हैं, वो ऐसे एरियाज हैं जहां एक भी दंगा नहीं हुआ। और इन सभी शहरों के बीच कॉमन चीज क्या थी? ये सारे शहर इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग हब्स थे जहां हिंदूज और मुस्लिम्स डिफरेंट चीजों पर काम करते थे। और सौमित्र झा ने बताया कि जिन टास्क पर हिंदूज और मुस्लिम्स काम करते थे, वो बस नॉर्मल चीजें नहीं थी, उनके 2 कैरेक्टरिस्टिक्स है, कॉम्प्लीमेंट्री और स्पेशलाइज्ड। अब आप पूछोगे कि इसका मतलब क्या है? इमेजिन करिए कि मुस्लिम्स लेफ्ट शू बना सकते हैं और हिंदूज राइट शू बना सकते हैं, और दोनों ही शू बनाने के लिए आपको लंबी ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, जिसका ये मतलब है कि हिंदूज के लिए लेफ्ट शू बनाना और मुस्लिम्स के लिए राइट शू बनाना बहुत मुश्किल है। इसका मतलब है कि ये दोनों टास्क बहुत स्पेशलाइज्ड है। और कॉम्प्लीमेंट्री का क्या मतलब है? कि उनको जूते बेचने के लिए एक दूसरे की मदद चाहिए ही चाहिए। अब ये एक छोटा सा एग्जाम्पल था, पर सौमित्र झा कहते हैं कि जिन भी शहरों में कम्युनिटीज स्पेशलाइज और कॉम्प्लीमेंट्री टास्क कर रही थी, उधर वायलेंस की संभावना बहुत कम थी। और इस चीज का सौमित्र झा ने एविडेंस भी देखा अपनी फील्ड ट्रिप पर। करीब 10 साल पहले अपनी रिसर्च के लिए वो पोरबंदर गए थे, जो एक ट्रेडिंग हब था। सौमित्र झा ने उधर लोगों से पूछा कि 2002 के दौरान पोरबंदर शहर में इतना वायलेंस हुआ क्यों नहीं। एक हिंदू रिस्पोंडेंट ने उनको कहा
कि उनके शहर में भी कोशिश करी गई थी वायलेंस करने की। कई हिंदू कम्युनिटी मेंबर्स को चूड़ी भेजी गई थी, ये दिखाने के लिए कि वो असली मर्द नहीं है, क्योंकि वो मुस्लिम्स को मार नहीं रहे। पर ना ही कोई कम्युनिटी मेंबर और ना लोकल पॉलिटिशियंस वायलेंस चाहते थे। इसकी वजह से उधर वायलेंस हुआ नहीं। We didn't want it. We didn't want the violence. Our politicians didn't want it. Our police didn't want it. So there was no violence. Whereas, in Ahmedabad, things were quite different, and there was some really bad things that happened, as you know. अब इस थ्योरी को और गहराई से समझने की कोशिश करते हैं, तो मेरे साथ बने रहिए। इस मैप को देखिए। इस मैप में जहाँ भी ट्रायंगल्स बने हुए हैं वो मेजर मिडीवल पोर्ट्स होते थे इंडिया में 7th सेंचुरी से 17th सेंचुरी तक, जैसे पोरबंदर, सूरत, मैंगलोर और कोचिन। अब इन सारे ही पोर्ट्स में ट्रेडर्स जो थे वो मोस्टली मुस्लिम्स थे। क्यों? हज। अब अपने रिलीजन की वजह से कई मुस्लिम्स हज जाते थे, और मक्का जहाँ हज होता था उधर हजारों साल से दुनिया की सबसे बड़ी टेक्सटाइल मार्केट थी। तो वो मुस्लिम्स जो हज रिलीजियस रीजंस की वजह से जा रहे थे, वो सोचते थे कि हम क्यों ना कुछ चीजें ले लें और उधर ट्रेड करने लग जाएं। कई लोगों के NRI अंकल की तरह जो 10 साल पहले US से लेटेस्ट फोन्स लेकर आते थे इंडिया। अब जहाँ हिंदूज टेक्सटाइल्स की मैन्युफैक्चरिंग करते, मुस्लिम्स इन चीजों को हज लेकर जाते और उधर ये सामान बेचते। If you're a Hindu in these ports, it really helped if you had a Muslim you could do business with. And this was true at the ports, not necessarily inland, where you could just give it to another Hindu who then took it to the ports. तो जहाँ हिंदूज इन टेक्सटाइल्स को बना रहे थे, मुस्लिम्स इस चीज को बेच रहे थे, और दोनों एक दूसरे का काम कर नहीं सकते थे, क्योंकि हिंदूज के पास वो बिजनेस नेटवर्क नहीं था जिसकी वजह से वो ये चीजें मिडिल ईस्ट में बेच सकते, और मुस्लिम्स के पास इतनी नॉलेज नहीं थी कि वो ऐसी चीजें बना सके। और ऑब्वियसली दोनों ही कम्युनिटीज इस अरेंजमेंट से खुश थी और इस इक्विलिब्रियम को बनाए रखना चाहती थी। इस अरेंजमेंट को सपोर्ट करने के लिए लोकल कस्टम्स भी क्रिएट हो गए। एक कस्टम जिसके बारे में आपने सुना होगा वो है काला पानी। इस कस्टम की वजह से हिंदूज को कहा जाता था कि वो एक फॉरेन देश जा नहीं सकते थे समुद्र के जरिए, क्योंकि अगर वो ऐसा करते वो अपनी कास्ट खो बैठते। इसी सेम कारण की वजह से अंग्रेजों ने कई हिंदूज को अंडमान जेल भेजा था, जिस जेल को कहा जाता था काला पानी। ये ऑलमोस्ट एक डबल पनिशमेंट की तरह था कि आप जेल भी जा रहे हो और आप ऐसे जेल जा रहे हो जहां आप अपनी कास्ट खो बैठोगे। और अपनी रिसर्च के जरिए बेसिकली सौमित्र झा ने दिखाया कि इन मिडीवल पोर्ट्स में 1850 और 1995 के दौरान कम दंगों की संभावना थी दूसरे शहरों के कंपैरिजन से। अनफॉर्चुनेटली हमने इंडिया में 2002 जैसी ट्रेजेडीज कई बार देखी। जैसे 1984 में इंडिया में एक भयंकर ट्रेजेडी हुई, भोपाल गैस ट्रेजेडी। इस ट्रेजेडी में 4 से 16 हजार के बीच लोग मारे गए, और इस एक्सीडेंट को दुनिया का सबसे बुरा इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट माना जाता है। और अगर आप इस ट्रेजेडी के बारे में और जानना चाहते हैं तो मैं आपको स्ट्रांगली रेकमेंड करूंगा ये ऑडियो बुक जो आप कुकू FM ऐप पर सुन सकते हैं, जिन्होंने इस वीडियो को स्पॉन्सर किया है। ये ऑडियो बुक करीब 2 घंटे लंबी है और इसमें 12 डिफरेंट एपिसोड्स हैं जो इस इंसिडेंट की गहराई में जाते हैं। इस ऑडियो बुक के अलावा आप कई और ऑडियो बुक सुन सकते हो कुकू FM ऐप पर कई डिफरेंट इंडियन लैंग्वेजेस में। कुकू FM ऐप के जरिए आप एक लर्निंग माइंडसेट डेवलप कर लेते हो, क्योंकि कुछ ही टाइम में आप कई बुक सुन सकते हो। कुकू FM ऐप पर कई ओरिजिनल पॉडकास्ट और ऑडियो बुक्स है, और सबसे अच्छी बात है कि ये ऐप बहुत ही अफोर्डेबल भी है। उनका एनुअल प्लान बस 399 रुपीज का है, जो एक फिजिकल किताब की कीमत से भी कम है। और आपके लिए वो एक एक्सक्लूसिव 50% डिस्काउंट भी दे रहे हैं अगर आप मोहक 50 कूपन कोड यूज करोगे तो, और ये कूपन कोड पहले 250 लोगों के लिए वैलिड है। तो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसको क्लिक कीजिए और आपको जरूर चेकआउट कीजिए। अब वापस जाते हैं अपने वीडियो पर। और इन दोनों कम्युनिटीज में ऐसे बिजनेस रिलेशनशिप्स आज भी आप कई शहरों में देख सकते हो। लखनऊ की फेमस चिकन एम्ब्रॉयडरी के बारे में आपने सुना होगा। इस बिजनेस में मुस्लिम कारीगर इन चिकन एम्ब्रॉयडरीज को बनाते हैं और हिंदू शॉप ओनर्स फाइनल प्रोडक्ट्स को बेचते हैं। ये एक ऐसा रिलेशनशिप है जो करीब 250 साल से चला आ रहा है। बाबरी मस्जिद डेमोलिशन की जजमेंट के दौरान जब हिंदू मुस्लिम टेंशन्स हाई थी, तब एक हिंदू चिकनकारी शॉप ओनर ने एक जर्नलिस्ट को बताया कि जब आप मुस्लिम्स पर अपने धंधे के लिए पूरी तरह डिपेंडेंट है तो आपका ऐसी पॉलिटिक्स में कोई इंटरेस्ट होता ही नहीं है। और इस पूरे वीडियो का ऑलमोस्ट यही पॉइंट है। अगर आप इस वीडियो से कुछ ना समझे तो ये लाइन जरूर समझ लीजिए कि जब आप मुस्लिम्स पर अपने धंधे के लिए पूरी तरह डिपेंडेंट है तो आपका ऐसी पॉलिटिक्स में कोई इंटरेस्ट होता ही नहीं। एक और एग्जांपल है बनारस में साड़ियों का बिजनेस, जहां करीब 80% कारीगर मुस्लिम होते हैं और बिजनेस ओनर्स हिंदूज होते हैं। 2006 में जब संकट मोचन मंदिर में एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, तब बहुत हाई चांसेस थी
कि उस एरिया में कम्युनल टेंशन्स बढ़ सकती थी। एक मुस्लिम कारीगर ने हिंदुस्तान टाइम्स को बताया कि मुस्लिम्स और हिंदूज के बीच कोई भी इस एरिया में प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करना चाहता, और इस चीज की वजह से उस एरिया की पॉलिटिक्स पर भी एक बहुत बड़ा असर पड़ता है। जैसे इन मैप्स को देखिए, पिंक कलर है कांग्रेस का और येलो कलर है बीजेपी का। सौमित्र झा ने दिखाया कि 2002 के दंगों के बाद वो शहर जो मिडीवल ट्रेडिंग हब्स होते थे, उधर ज्यादा संभावना थी कि बीजेपी का वोट शेयर गिर जाएगा, जबकि अहमदाबाद में पिक्चर बहुत अलग थी। दोनों हिंदूज और मुस्लिम्स गोल्ड, सिल्वर और कॉटन की बुनाई के बिजनेस में इन्वॉल्व थे, और क्योंकि वो सेम चीज कर रहे थे, उनके पास इतना इंसेंटिव नहीं था कि वो एक दूसरे के साथ घुल मिलेंगे। जैसे इस फोटो को देखिए, ये फोटो एक कम्युनिटी एंट्रेंस है ओल्ड अहमदाबाद में। आप देख सकते हैं कि इधर एक गेट है जो रात में बंद हो जाता है और जिसके बाहर कोई पहरा देता है, और ये चीज एक अंदेशा देती है कि बेसिकली दोनों कम्युनिटीज एक साथ ना रह रही थी और ना काम कर रही थी, और दोनों के बीच एक बहुत बड़ा मिसट्रस्ट था। They used to be fortified. They used to close the gates. They used to have guards posted on to kind of make sure that things didn't happen, largely because they were competing with one another. Whereas in Surat, in Porbandar, in Jamnagar, many of these old medieval places, these port towns, Hindus and Muslims work together. एमी चुआ एक पॉलिटिकल रिसर्चर के हिसाब से जब भी माइनॉरिटीज वही बिजनेस करती हैं जिसमें मेजॉरिटी भी इन्वॉल्व होती है, तो कई बार वो एक वायलेंस का शिकार हो जाती हैं, और ये समझना इतना मुश्किल है नहीं। जैसे सौमित्र झा कहते हैं कि वायलेंस एक बहुत अच्छा तरीका है अपने कंपटीशन हटाने का। तो अगर आपका कंपटीशन उसी बिजनेस में इन्वॉल्व है जो आप कर रहे हैं, किसी भी वायलेंस के बाद आपका कंपटीशन कम हो जाएगा और आपका बिजनेस बढ़ जाएगा। अब सबसे बड़ा सवाल है कि ये चीज़ सूरत में चली, ये चीज़ लखनऊ में चली, पर ये जो अरेंजमेंट है हिंदूज और मुस्लिम्स के बीच, ये ऑर्गेनिक थे। किसी ने मजबूर नहीं किया कि चलो मुस्लिम लोग तुम अपना कारीगर का काम करो और हिंदू लोग इस चीज़ को बेचेंगे, ऐसा नहीं हुआ था। तो हम इस चीज़ को और जगह कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं? पर इनफैक्ट कुछ लोग इनिशिएटिव उठा रहे हैं और इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे विवेक गर्ग जो एक एक्स आर्मी मैन है और जिन्होंने एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया इंडिया में कम्युनल टेंशन्स को कम करने के लिए। उनके एक इनिशिएटिव ने मुस्लिम, मणिपुरी और नागा क्रिश्चियंस को टारगेट किया जो मणिपुर की एक वैली में रहते थे और कई टाइम से एक मुठभेड़ में थे। विवेक ने इन दोनों कम्युनिटीज की महिलाओं को शॉल बनाने के लिए कहा और एक शॉल बेचने का बिजनेस स्टार्ट किया। अब इस बिजनेस के लिए उनको दोनों कम्युनिटी की कोऑपरेशन चाहिए थी, और विवेक के इस इनिशिएटिव की वजह से दोनों कम्युनिटीज जो बहुत टाइम से एक दूसरे के खिलाफ लड़ रही थी, अब सडनली एक दूसरे के साथ काम करने लग गई थी। और अगर ये विवेक कर सकते हैं अपनी छोटी ऑर्गेनाइजेशन के साथ, तो यही चीज बिजनेसेस और हमारी सरकारें भी कर सकती हैं अगर वो चाहें तो। अब ये सोल्यूशन तो ऑर्गेनाइजेशंस या फिर गवर्नमेंट्स कर सकती हैं, एक पर्सनल लेवल पर भी हम सब एक चेंज ला सकते हैं, और वो हम चेंज ला सकते हैं डीप कैनवसिंग टेक्निक को यूज करके। अब इस चीज को सुनकर ज्यादा कंफ्यूज मत होइए, ये एक साइकोलॉजिकल टूल है। इसका मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए कि दो व्यक्ति एक दूसरे के साथ बात कर रहे हैं, रामू और राजू। राजू जो हैं वो मुस्लिम्स के साथ नफरत करते हैं। तो अगर रामू राजू के ओपिनियन को बदलना चाहते हैं, उनको ये 4 स्टेप का प्रोसेस यूज करना चाहिए। पहले स्टेप में रामू राजू से पूछेंगे कि उनकी क्या प्रॉब्लम्स हैं इंडियन मुस्लिम्स के साथ। जैसे राजू बोलने लगेंगे, इस स्टेप में अटेंशन से सुनना बहुत ही ज़रूरी है, और रामू को ये दिखाना चाहिए कि वो ये नहीं मानते कि राजू का ओपिनियन इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, उनको गौर से सुनना चाहिए। दूसरे स्टेप में रामू राजू से पूछेंगे कि क्या उनको कभी एक मुस्लिम को अच्छी तरह जानने का मौका मिला है, और अगर मिला है तो क्या उस मुस्लिम व्यक्ति ने उनके साथ एक डिस्क्रिमिनेशन की स्टोरी शेयर करी थी। अगर राजू ना कहते हैं तो रामू फिर राजू से पूछेंगे कि क्या वो एक खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस के बारे में बता सकते हैं जहाँ उन्होंने डिस्क्रिमिनेशन फेस किया है उनकी आइडेंटिटी की वजह से। रामू फिर उनको गौर से सुनेंगे और फिर फाइनल स्टेप में एक ऐसी स्टोरी के बारे में बात करेंगे जहाँ एक मुस्लिम व्यक्ति डिस्क्रिमिनेशन से गुजरे थे, और इस कॉन्वर्सेशन के एंड में एक ऐसी संभावना है कि राजू का ओपिनियन बदल जाएगा इंडियन मुस्लिम्स के बारे में। और ये बस मेरा मानना नहीं है, 2 रिसर्चर्स ने इस डीप कैनवसिंग टेक्निक को स्टडी किया है अमेरिका के कई कॉन्टेक्स्ट में, और उन्होंने देखा कि ऐसी टेक्निक को यूज़ करने के बाद लोगों का ओपिनियन बहुत हद तक बदल जाता है। और ये चीज़ करने के लिए इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आप दूसरे व्यक्ति को जज नहीं कर रहे। आप ये नहीं बोले कि उनके व्यूज़ गलत हैं और उनको अपने व्यूज़ चेंज करने चाहिए, बल्कि आप उनको समझ रहे हो और उनके साथ स्टोरीज शेयर कर रहे हो।
और ये हम बस हिंदूज के ओपिनियन चेंज करने के लिए यूज नहीं कर सकते, बल्कि मुस्लिम्स के ओपिनियन भी चेंज करने के लिए यूज कर सकते हैं। हम हेट्रोसेक्सुअल्स के होमोसेक्सुअल्स के बारे में ओपिनियन चेंज करने के लिए भी यूज कर सकते हैं। और इसके बावजूद कि शायद आपने इस टेक्निक के बारे में पहले कभी नहीं सुना हो, पर आपने शायद देखा होगा या एक्सपीरियंस किया होगा। जैसे बजरंगी भाईजान मूवी में हमने देखा कि कैसे सलमान खान, जो एक कंजर्वेटिव हिंदू एनवायरनमेंट में रहते थे, उनका ओपिनियन कैसे बदल गया जब वो एक पाकिस्तानी मुस्लिम बच्चे से मिले। दिल्ली 6 में वो हिंदूज और मुस्लिम्स जो एक दूसरे के साथ लड़ रहे थे, एक साथ आ जाते हैं जब उनके सामने कॉमन प्रॉब्लम आती है, काला बंदर। पर अनफॉर्चुनेटली ऐसे इंटरेक्शंस डिफरेंट कम्युनिटीज़ में हो नहीं रहे। एक 2017 सर्वे के हिसाब से 67% हिंदूज के कोई मुस्लिम क्लोज फ्रेंड्स नहीं है। तो अगर हमें ये कम्युनल टेंशन्स कम करनी होगी, हमें इंटरडिपेंडेंस बढ़ानी होगी लोगों के बीच, चाहे वो बिजनेस के जरिए हो या फिर एक दूसरे के साथ बात करने के जरिए। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। ये वीडियो बनाना इतना आसान नहीं था, इसमें बहुत सारी रिसर्च लगी है। सो इफ़ यू लाइक इट, डू शेयर द वीडियो। और हमने ऐसे ही पहले वीडियोस भी बनाए थे, जैसे एक वीडियो में हमने कंपेयर किया था कि लखनऊ और अहमदाबाद के बीच में डिफरेंस क्या है कम्युनल राइट्स के मामले में, तो इनको ज़रूर देखना। सी यू नेक्स्ट टाइम।